नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बाईगॉन बुधवार में हम दो ऐसे स्टॉक्स का रिव्यू करेंगे जिनका विश्लेषण हमने कुछ सप्ताह पहले बुधवार के दिन किया था। 17 जुलाई को बड़ा बुधवार में और छोटा बुधवार में हमने दो स्टॉक्स की चर्चा करी थी, कोल इंडिया और श्रीराम फाइनेंस। तो इनका रिव्यू करके देख लेते हैं और देखते हैं कि हमारा विश्लेषण कितना सटीक रहा, कितना अच्छा रहा, कितना बुरा रहा। तो यहाँ पे कोल इंडिया की पुरानी आकृतियाँ बनी हुई हैं, पुरानी रेखाएं बनी हुई हैं। तो जल्दी से कोल इंडिया की 17 जुलाई की एक छोटी सी क्लिप को देख लेते हैं। अगर आप कोल इंडिया का पूरा विश्लेषण देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये बोला था कि स्टॉक में हम एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, और अगर किसी ने यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड लिया होता तो उसको काफ़ी लाभ मिल गया होता। आज की डेट में एक अच्छी कैंडल बनी है, एक मानव कैंडल है, करीब करीब 3% की है, अच्छे वॉल्यूम पे बनी है, परंतु ये कैंडल अपने सपोर्ट से काफ़ी दूर है और बल्कि ये अपने रेजिस्टेंस के पास में है। चलिए एक रेजिस्टेंस की रेखा डाल देते हैं। क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस के पास है इसलिए इसमें ट्रेड लेना उचित नहीं होगा, एक रिस्क रहेगा, एक जोखिम रहेगा यहाँ पे। और दूसरा, आज की कैंडल में एक छोटी सी विक भी है। विक का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना ये रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंस है। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है इसलिए यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन नहीं ली जा सकती, परंतु इसमें एक पोजिशनल ट्रेडिंग की पोजीशन जरूर ली जा सकती है। तो 16 जुलाई की क्लोजिंग के बाद हमारा विश्लेषण ये था कि भाव रेजिस्टेंस के काफ़ी निकट है, तो इसलिए इसमें एक स्विंग ट्रेड लेना उचित नहीं है, परंतु एक पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है। तो ऐसा ही हुआ, भाव उसके अगले दिन ही नीचे आ गया और फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ही ऊपर गया, उसके बाद टकरा के नीचे आ गया, फिर एक बारी वो रेजिस्टेंस के पास गया, फिर नीचे आ गया, और अब तीसरी बारी रेजिस्टेंस के पास गया, फिर नीचे आ गया। तो ऐसा ही होता है, जब भी भाव रेजिस्टेंस के निकट हो तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ट्रेड लेना उचित नहीं रहता है, उसमें लॉस की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अब इसमें क्या करना चाहिए? तो इसमें क्या करना चाहिए उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे जिन भी स्टॉक्स का रिव्यू करते हैं उनका विश्लेषण हमने बड़ा बुधवार और छोटा बुधवार में किया होता है। तो यहाँ पे ये स्टॉक्स रैंडमली ही सिलेक्ट किए जाते हैं। बड़ा बुधवार में हम उस दिन का टॉप गेनर ले लेते हैं और छोटा बुधवार में हम उस दिन का टॉप लूज़र ले लेते हैं। तो इसलिए मेरी इन स्टॉक्स में बेचने या खरीदने की कोई राय नहीं है। अगर आप इनमें कोई निवेश करना चाहते हैं, कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अपना विश्लेषण खुद करिए। तो चलिए वापस चलते हैं और देख लेते हैं कि अब कोल इंडिया में क्या करना चाहिए। तो कोल इंडिया में पहले एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना था जिसकी रेखाएं बनी हुई हैं। तो उस कप की डेप्थ को देख लेते हैं। तो कप की डेप्थ करीब करीब 76 रुपये की है। इसको अगर हम ब्रेकआउट पे लगा दें तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका टारगेट अभी आना बाकी है, परंतु टारगेट में अब ज़्यादा देर नहीं है। तो अगर तो आप इस स्टॉक में बने हुए हैं तो बने रहिए, लेकिन इसमें एक फ्रेश निवेश उचित नहीं रहेगा। चलिए दूसरे स्टॉक का रिव्यू करने से पहले जल्दी से बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि कोल इंडिया में क्या करना चाहिए, क्या इसमें निवेश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? अगर किया जा सकता है तो क्यों किया जा सकता है, नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए अब श्रीराम फाइनेंस को भी देख लेते हैं। तो श्रीराम फाइनेंस का विश्लेषण हमने 17 जुलाई को छोटा बुधवार में किया था। तो उसमें हमने मूविंग एवरेजेस का उपयोग किया था। तो चलिए मूविंग एवरेजेस को अनहाइड कर देते हैं। तो ये मूविंग एवरेजेस बनी हुई हैं। तो 16 जुलाई की कैंडल देखने के बाद हमने कहा था कि हो सकता है कि भाव 50 डे मूविंग एवरेज के पास आए और उसके बाद एक बाउंस ले, और वैसा ही हुआ। चलिए श्रीराम फाइनेंस की एक छोटी सी क्लिप को देख लेते हैं। अगर आप श्रीराम फाइनेंस का पूरा विश्लेषण देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है, उसको क्लिक करके आप पूरा विश्लेषण देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज की कैंडल देखने के बाद और आने वाले समय में भाव थोड़ा सा और नीचे जाएगा, ये इस सपोर्ट तक आ जाएगा और यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज भी है। तो ये कॉन्फ्लुएंस है, तो हो सकता है कि भाव यहाँ तक आए 50 डे मूविंग एवरेज तक या सपोर्ट तक, और उसके बाद एक बाउंस ले। तो जब वो भाव यहाँ पर आएगा तभी देखना पड़ेगा कि हमको इसमें क्या करना चाहिए। तो आज तो मेरी इसमें खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं वो इसमें एक शॉर्ट पोजीशन जरूर ले सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट पोजीशन की एडवाइस नहीं देता। तो जैसा कि हमारा अंदाज़ा था कि भाव हो सकता है कि 50 डे मूविंग एवरेज के आस आए और उसके बाद एक बाउंस बैक ले। अगर किसी ने यहाँ पे निवेश किया होता तो उसको एक काफ़ी अच्छा लाभ मिल रहा होता। चलिए देख लेते हैं कि कितना लाभ मिल रहा होता। तो
तो करीब करीब 20% का लाभ, जो एक बहुत ही अच्छा लाभ है। तो अब श्रीराम फाइनेंस में क्या करना चाहिए, क्या इसमें कोई चाल बची हुई है? चलिए उसको समझने से पहले हम इस रेखा को हटा देते हैं और यहाँ पे एक नया पैटर्न बन रहा है, इसको देख लेते हैं। तो आगे का विश्लेषण करने के लिए इस कप एंड हैंडल पैटर्न के कप की डेप्थ को देख लेते हैं। तो कप की डेप्थ करीब करीब 375 रुपये की है। चलिए इसको ऊपर रख देते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे टारगेट आएगा, तो स्टॉक ने टारगेट करीब करीब अचीव कर ही लिया है। तो अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं तो निवेशित रहिए और टारगेट का इंतज़ार करिए, परंतु अगर आप इस स्टॉक में निवेशित नहीं हैं तो इसमें एक फ्रेश पोजीशन बनाना उचित नहीं रहेगा, रिस्की रहेगा। तो आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि श्रीराम फाइनेंस में क्या करना चाहिए? नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका विश्लेषण क्या है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको एक नई जानकारी, उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर ऐसा है तो एक जोर से थम्स अप दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। नमस्ते और धन्यवाद।